के बाद जो कई प्रकार के चेंजेस किए गए उनमें हम लोग पढ़ रहे थे लेबर लॉज में क्या चेंजेस किया गया। उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881, उसके 10 साल बाद दूसरा फैक्ट्री एक्ट आया फैक्ट्री एक्ट 1891। इसमें भी कुछ कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए कुछ अच्छे चेंजेस किए गए। जैसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय या किस वायसराय के समय आ रहा है। तो फैक्ट्री एक्ट 1891 जो है 1881 लॉर्ड रिपन के समय में आया था और 1891 लॉर्ड लैंसडाउन जो भारत के वायसरॉय हैं उनके समय में आया था। इसमें क्या किया गया था, विमेन एम्प्लॉयमेंट एट नाइट प्रोहिबिटेड, माने रात में कुछ मजदूर रात में भी काम करते थे, डे और नाइट की शिफ्ट होती थी। तो जो नाइट शिफ्ट होता था उसमें मजदूरों को जो महिलाएं हैं उनका काम बंद कर दिया गया था और काम का समय 12 घंटे से घटाकर 11 घंटे कर दिया गया था, जिसमें 1.5 घंटे की छुट्टी शामिल थी। यानी अगर पूरा वर्किंग पीरियड देखा जाए तो 9.5 घंटे का था। ठीक है। चिल्ड्रन बिलो 9, इसके पहले था 7 साल से कम के बच्चे कारखानों में काम नहीं करेंगे, इसमें कुछ बढ़ाया गया और 9 साल से कम उम्र के बच्चे को कारखानों में कोई काम नहीं मिलेगा। यदि 9 से 14 साल के बच्चे हैं तो उनको 8 घंटे का काम मिलेगा, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी होगी। इसके पहले वाले उसमें था महीने में 4 दिन, अब वो कंटिन्यू में भी हो सकते हैं, ठीक है, या 15 दिन में एक बार, फिर लगातार 2 बार, इस प्रकार से कुछ किया जा सकता था। अब स्पष्ट हो गया कि हर सप्ताह 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। ठीक है। अप्लाइड वेयर एटलीस्ट 50 वर्कर्स, पिछले में था ये वहां लागू होता था जहां मशीनों से काम होता और कम से कम 100 कर्मचारी हो। ये वहां लागू होगा जहां पर मशीनों से काम तो होता ही हो और कम से कम 50 वर्कर होने चाहिए। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट और सेकंड फैक्ट्री एक्ट का कंपैरिजन आप कर लीजिएगा। थर्ड फैक्ट्री एक्ट आया 1911 में। इस समय जो वायसराय थे भारत के वो थे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, एक फर्स्ट हो चुके हैं। ठीक है। इस एक्ट में कई बातें थी, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, जो पुरानी बातें थी वो सब थी और इसमें एक नई बात थी, सर्टिफिकेट ऑफ चिल्ड्रंस एज। कोई भी बच्चा कारखाने में काम करने आएगा तो बच्चे का एज का सर्टिफिकेट जरूरी था। इसके पहले माता पिता कई बार 7 साल का भी बच्चा है तो बोले साहब ये तो 9 साल का है, काम में लगा देते थे। ठीक है। तो इसलिए सर्टिफिकेट ऑफ एज कंपलसरी कर दिया गया था। चौथा फैक्ट्री एक्ट आया 1922 में। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। इसमें क्या किया गया, एबॉलिश्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्सटाइल एंड नॉन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज। इसके पहले टेक्सटाइल की फैक्ट्री और नॉन टेक्सटाइल की फैक्ट्री में अंतर होता था और दोनों के लिए अलग अलग कानून होते थे। ठीक है। अब इस बार ऐसा किया गया कि फैक्ट्री यानी फैक्ट्री, चाहे वो टेक्सटाइल की हो या नॉन टेक्सटाइल की हो, ठीक है, तो दोनों के बीच का अंतर समाप्त कर दिया गया। 4 प्रकार के मजदूर बनाए गए कि 4 प्रकार के मजदूर होते हैं। एक तो एडल्ट मेल यानी वयस्क पुरुष, वयस्क महिलाएं, एडोलेसेंस 15 से 17 साल तक के बच्चों को एडोलेसेंस कहा गया और चिल्ड्रन को 12 से 15 साल के बच्चों को चिल्ड्रन कहा गया। इसका मतलब यह है कि इस एक्ट में 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कारखानों में काम करना प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है। वर्तमान में भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल में आप लोग ध्यान दीजिएगा, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में या किसी प्रकार के उद्योग धंधे में काम करने की मनाही है। ठीक है। और 12 से 15 साल के बच्चे काम कर सकते हैं। मैक्सिमम वर्किंग आवर, अधिक से अधिक कितने घंटे कारखानों में काम होगा, तो फैक्ट्रीज 2 प्रकार की थी, सीजनल और पेरेनियल। सीजनल माने कुछ ऐसी फैक्ट्री जो किसी विशेष सीजन में, जैसे शुगर कैन फैक्ट्री है, वो 12 महीने नहीं चलती, उसका एक सीजन है। लेकिन टेक्सटाइल पेरेनियल 12 महीने चलता रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो सीजनल फैक्ट्री है वहां 11 आवर पर डे, प्रतिदिन 11 घंटे का काम होगा या सप्ताह में 60 घंटे का काम। यानी यदि कभी 9 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे का काम हुआ है तो उसको आगे कंपनसेट करना पड़ेगा। और जो सप्ताह के 6 दिन बचते हैं, 1 दिन छुट्टी है, ठीक है, तो कुल मिला के सप्ताह के 6 दिन में 60 घंटे का काम होना चाहिए, यानी एवरेज 10 घंटे पर डे। लेकिन पर डे के हिसाब से यदि देखें तो 11 घंटे पर डे होना ही होना चाहिए और कम से कम 60 आवर का पर वीक। और जो सदाबहार माने जो 12 महीना चलने वाली फैक्ट्री है वहां 9 आवर पर डे, प्रतिदिन 9 घंटे का, और ओवरऑल सप्ताह में 54 घंटे का काम हर मजदूर द्वारा करना जरूरी था। ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्री के कानून। इसके बाद 5वीं फैक्ट्री कानून भी आई थी 1935 में, फिर 6वीं भी आई थी 1946 में, जिनमें लगभग यही सब कुछ था। केवल जो 1935 में आई थी उसमें सब कुछ सेम था, इसमें चेंज किया गया था।
सीजनल में जो 1935 में आई थी फैक्ट्री एक्ट, उसमें क्या किया गया था, सीजनल में यहां पर 11 की जगह 10 कर दिया गया था और 60 की जगह 54 कर दिया गया था। और यहां पेरेनियल वाले में 9 की जगह 8 कर दिया गया था और 54 की जगह पर 48 कर दिया गया था। ठीक है। और फिर जब 1945 में आया तो 1945 में इसको 11 से 10 किया गया 35 में, फिर इसको 9 कर दिया गया और 60 को 54 किया गया 35 में, अब इसको 48 कर दिया गया। ठीक है। और इसको 8 से 7 कर दिया गया और इसको 48 से 45 कर दिया गया। तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं थे, ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ग्रेजुअली जैसे जैसे फैक्ट्री एक्ट आते गए, मजदूरों के हक में कुछ ठीक ठाक कानून आने शुरू हुए। ठीक है। और ये सारे सुधार इसलिए कर रहे थे कि उस समय जो उद्योग धंधे थे भारत में, वो कोई भारतीय लोग तो लगा नहीं रहे थे, सब अंग्रेज लोग लगा रहे थे। ठीक है। तो कहीं मजदूर लोग अपनी वर्किंग कंडीशन, वर्किंग आवर इत्यादि को लेकर फिर से विद्रोह ना करें। ठीक है। इन सबको संभालने के लिए सारे सुधार किए जा रहे थे। प्रेस, अखबारों के प्रति क्या स्थिति थी, क्या सोच थी अंग्रेजों की 1857 के पहले और उसके बाद। तो 1857 के पहले आपको ध्यान रखना है 3 फैक्ट्री कानून आए थे। एक आया था प्रेस लाइसेंसिंग एक्ट 1799, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। फिर एक दूसरा आया था लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 और फिर एक आया था जो है मेटकाफ के समय में प्रेस एक्ट 1835। तो 3 कानून आए थे प्रेस को लेकर के 1857 के पहले। ठीक है। जिसमें से जो 1799 वाला एक्ट है वो क्या है, मैं आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूं। ठीक। दूसरा वाला जो है रेगुलेशन लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823, वो क्या है मैं अभी एक लाइन में आपको समझा दूंगा। ठीक। और चार्ल्स मेटकाफ के समय में जो 1835 में आया था वो क्या है मैं वो भी समझा दूंगा। ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं प्रेस। सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 1850 के बाद भारत में रैपिड ग्रोथ ऑफ प्रेस, अखबार तेजी से पनपे। शुरू में अखबार की स्थापना तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा कर दिया गया था 1789 में। ठीक है। लेकिन शुरुआत में जितने अखबार भारत में थे या पत्र पत्रिकाएं थी, किताबें थी, सब अंग्रेज लोगों के द्वारा ही किया जाता था। ठीक। लेकिन 1850 के बाद भारतीय लोग भी, पढ़े लिखे लोग, अखबार निकालना शुरू कर दिए, किताबें छापने शुरू कर दिए, पैम्पलेट छापने शुरू कर दिए, पत्र पत्रिकाएं छापने शुरू कर दिए। ठीक है। अब इसके कारण अंग्रेज लोग भी पत्र पत्रिकाएं छापने लगे, भारतीय लोग भी, तो प्रेस का विकास बहुत तेजी से हुआ। लेकिन इसी के साथ अंग्रेजों को खतरा भी बढ़ गया कि जो अंग्रेजी अखबार थे जिनको अंग्रेज लोग चलाते थे वो तो अंग्रेजी नीतियों की आलोचना नहीं करते थे, लेकिन भारतीय लोग अपने अखबारों में, अपनी किताबों में, अपने पैम्पलेट में भारतीय नीतियों की आलोचना करने लगे, जिससे ब्रिटिश सरकार को खतरा होने लगा क्योंकि जनता उससे जागरूक हो रही थी। क्योंकि अब स्थानीय भाषा में भी अखबार आने लगे। शुरू में अंग्रेजी में आते थे, फिर बंगाली में आए, फिर मराठी में आए, फिर कई भाषाओं में आने लगे। तो आम जनता भी धीरे धीरे सरकार की जो गलत नीतियां थी उनको जानने लगी। इसलिए सरकार ने धीरे धीरे 1857 के बाद प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाने चालू किए। ठीक है। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ प्रेस, 1850 के बाद प्रेस का बहुत ज्यादा विकास हुआ, पर्टिकुलरली वर्नाकुलर प्रेस। वर्नाकुलर माने देसी भाषाओं में छपने वाले अखबार पत्र पत्रिकाओं की वृद्धि ज्यादा मात्रा में हुई। ठीक है। बिकेम इंपॉर्टेंट टूल ऑफ ब्रिटिश क्रिटिसिज्म एंड अवेकनिंग। ये जो देसी भाषा के अखबार थे, ये सरकारी नीतियों, अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना करने और जनता को जागरूक करने का महत्वपूर्ण साधन बन गए थे, क्योंकि देसी भाषा में थे, कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ समझ सकता था। हेंस अतः ब्रिटिश गवर्नमेंट पुट रेस्ट्रिक्शंस थ्रू वेरियस एक्ट। अतः ब्रिटिश सरकार ने कई कानून बना करके इन देसी भाषाओं के अखबारों पर समय समय में कई प्रतिबंध लगाने शुरू किए। जैसे उदाहरण है लाइसेंसिंग एक्ट 1857। 1857 में एक एक्ट आया प्रेस के लिए, लाइसेंसिंग एक्ट। इस एक्ट में क्या था, लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शन, माने बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति पत्र पत्रिका, अखबार, पैम्पलेट या कोई भी प्रिंटिंग मटेरियल प्रिंट नहीं कर सकता। ठीक, यह प्रतिबंध कर दिया गया था। गवर्नमेंट रिजर्व द राइट टू स्टॉप पब्लिकेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ एनी न्यूज़पेपर, बुक, प्रिंटेड मटेरियल इत्यादि। सरकार को यह भी हक मिल गया था कि वो किसी भी पत्र पत्रिका को, अखबार को, पैम्पलेट को प्रकाशित होने से रोक सकती है, और यदि प्रकाशित हो गया है तो उसको बंटने से रोक सकती है। कारण बताने की कोई जरूरत नहीं। अंग्रेजी सरकार को लगा इसमें कहीं भी एक आध लाइन, एक आध शब्द हमारे खिलाफ लिखा हुआ है तो उसको तुरंत रोका जा सकता है। इस लाइसेंसिंग एक्ट 1857 में ये चीजें थी। ये सब कोशिश थी
कि जो देसी भाषा में अखबार पत्र पत्रिका छपने शुरू हो गए थे उनको रोकने के ये उपाय थे। दूसरा एक कानून आया रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867, ठीक 10 साल बाद दूसरा कानून आया पंजीकरण अधिनियम 1867। ये क्या था समझते हैं। एवरी न्यूज़पेपर और बुक वाज रिक्वायर्ड टू प्रिंट द नेम ऑफ प्रिंटर, पब्लिशर, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन एक्सेट्रा। यानी जो भी अखबार पत्र पत्रिका या किताबें छपती थी उसमें ये जरूर लिखा होना चाहिए कि ये छपा कहां से है, छपने का स्थान, कछिया नाम, प्रिंटर का नाम लिखना पड़ेगा आपको, भगवती प्रिंटर, और पब्लिशर कौन है तो मान लीजिए रामनारायण गौतम, ठीक है। इस प्रकार से छपवाने वाला कौन है, छापने वाला कौन है, छापने की जगह कौन है, ये सब उसमें लिखा रहना चाहिए, ताकि उसमें कुछ गलत लिखा हो तो अंग्रेज फट से उस जगह पे पहुंचे, छापा खाना बंद कर दे और उसमें प्रिंट पब्लिशर का नाम लिखा, पब्लिशर को पकड़ के जेल में डाल दे, ठीक है। ये तमाम चीजों के कारण ये सब लिखना था। इसके अलावा अ कॉपी वाज टू बी सबमिटेड टू द लोकल गवर्नमेंट विद इन 1 मंथ ऑफ पब्लिकेशन ऑफ अ बुक। यदि कोई किताब है तो किताब के छपने के 1 महीना के भीतर एक किताब की कॉपी स्थानीय लेवल पर जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट हो के ऑफिस का कार्यालय वगैरह होंगे वहां ले जाके आपको देना पड़ेगा। उसको ब्रिटिश सरकार पढ़ के समझेगी कि इसमें हमारे खिलाफ कुछ है कि नहीं है। अगर कुछ है तो उसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और नहीं है तो फिर वो जो है चलती रहेगी, ठीक है। ये जो एक्ट था 1867, इसने 1835 में जो एक प्रेस एक्ट आया था चार्ल्स मेडकॉफ के द्वारा उसको रिप्लेस किया था। 1835 में जो चार्ल्स मेडकॉफ का एक्ट आया था वो क्या था, वो 1823 के लाइसेंसिंग रेगुलेशन कानून को खत्म किया था। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 का कानून क्या था। यहां मैंने शॉर्ट में लिख दिया है LR माने लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1813। ये कोई एक्ट नहीं था, रेगुलेशन था, ठीक है। किसके समय में आया था, ड्यूरिंग एक्टिंग गवर्नर जनरल जॉन एडम्स, ठीक है। 1813 में जो गवर्नर जनरल थे वो थे जॉन एडम्स, लेकिन वो एक्टिंग थे, परमानेंट नहीं थे, ठीक है, कार्यकारी थे। इस कानून में क्या था, नो प्रेस विदाउट लाइसेंस, यानी कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के अखबार नहीं चला सकता था। ये लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 के एक्ट में था। यानी अब अगर आपको अखबार डालना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और उस लाइसेंस की फीस होती थी, वो काफी ज्यादा फीस होती थी, हर व्यक्ति उसको फीस को नहीं दे पाता था, ठीक है। इस कानून के अंतर्गत राजा राम मोहन राय का एक अखबार चलता था, मिरातुल अखबार, ठीक है। ये मिरातुल अखबार फारसी भाषा में छपने वाला अखबार था, ठीक है। इस अखबार को राजा राम मोहन राय द्वारा छापा जाता था, लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं था छापने का, इसलिए इस अखबार को बंद करना पड़ा था इस कानून के कारण, ठीक है। ये मैंने गलती से 1813 लिख दिया है, ये 1823 है, ठीक है, 1823। अच्छा, अब ये वाला कानून था, अर्थात आपको लाइसेंस चाहिए था हर एक अखबार छापने के लिए। चार्ल्स मेडकॉफ ने इस कानून को बंद कर दिया 1835 में, और उसकी जगह क्या कहा, लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हर पब्लिशर को यह सूचना देनी पड़ेगी कि आपका छापा खाना कहां पर है और आप क्या छापते हैं। केवल ये सूचना देनी है, लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। तो चार्ल्स मेडकॉफ ने जब ऐसा किया तो भारतीय अखबारों की संख्या में एकदम से वृद्धि हो गई, क्योंकि अब लाइसेंस नहीं चाहिए, क्योंकि लाइसेंस में मोटा पैसा भी लगता था, ठीक है। इसलिए चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, क्योंकि उसने भारतीय प्रेस को जो बंधन था 1823 में बंधन था कि बिना लाइसेंस के आप नहीं चला सकते, उस बंधन को खत्म किया था। इसलिए चार्ल्स मेडकॉफ को हम कहते हैं प्रेस का मुक्तिदाता, ठीक है। चलो, तो ये बात, ये सारे कानून समझ में आ गए। अब सबसे खतरनाक प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1876। वर्नाकुलर शब्द का मतलब होता है देसी भाषा, ठीक है। तो देसी भाषा में छपने वाले अखबारों के लिए एक कानून आया था 1876 में। जब ये आया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे, ड्यूरिंग लॉर्ड लिटिल। लॉर्ड लिटिल नामक एक व्यक्ति भारत के वायसराय थे, ठीक है। ये प्रेस एक्ट जो है क्यों लाया गया था, उसके पीछे कारण ये है कि 1876-77 में भारत के कई इलाकों में भयानक अकाल पड़े थे। एक तरफ भयानक अकाल पड़ा था भारत में, दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार अपने राजकाज में और महारानी आई थी 1876 में,
दिल्ली दरबार सजाया गया था, ठीक है, दिल्ली दरबार सजाया गया था, और इसी दिल्ली दरबार में रॉयल टाइटल एक्ट 1876 पास किया गया था, जिसके अंतर्गत ब्रिटेन की महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि देकर उसे भारत की साम्राज्ञी बना दिया गया था, और इस दिल्ली दरबार में बहुत ज्यादा शान और शौकत के साथ पैसा खर्च किया गया था। तो एक तरफ सरकार धनाधन अपने शान और शौकत में पैसा खर्च कर रही थी, और दूसरी तरफ भारत में जगह जगह 1876-77 में अकाल पड़े थे, और सरकार कह रही थी कि हमारे पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, लोग मरते हैं तो मरने दो। तो इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार की बहुत सारी आलोचनाएं और बुराइयां अखबारों में किए जा रहे थे, ठीक है, देसी अखबारों, कोई मराठी अखबार था, कोई बंगाली, कोई गुजराती, तमिल, तेलुगु, ऐसे कई भाषाओं में अखबार छपते थे, और उनमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना की जा रही थी। ब्रिटिश सरकार को चिंता हुई कि अगर यही चलता रहा तो ब्रिटिश सरकार बदनाम हो जाएगी भारत में भी और दुनिया में, इसलिए जरूरी था कि इन अखबारों पर बंधन लगाया जाए, ठीक है। इसलिए इस कानून को लाया गया, और इस कानून में यह कहा गया कि कोई भी देसी अखबार, यह कानून याद रखिए केवल देसी अखबारों के लिए था, यानी जो अंग्रेजी में छपते थे उन अखबारों को देसी अखबार नहीं कहेंगे, क्योंकि अंग्रेजी भारत की भाषा नहीं थी, तो अंग्रेजी में छपने वाले अखबारों के लिए यह कानून नहीं था। ये केवल और केवल जो देसी भाषा में छपने वाले अखबार थे, क्योंकि अंग्रेजी में तो तुम कुछ भी लिख दो 8%, भारत की जनता तो पढ़ ही नहीं पाएगी, समझ ही नहीं पाएगी, ठीक है। और भारत के खुद लोग ऐसे बहुत कम थे जो अंग्रेजी में अखबार निकालते थे, ज्यादातर देसी भाषा में अखबार निकालते थे, और देसी भाषा में निकलेगा और सब लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इस अखबार में अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखेगा, चाहे सही लिखे या गलत, उसको देशद्रोह माना जाएगा, सिटीजन माना जाएगा, ऐसा था इस एक्ट में। और भी क्या प्रावधान थे इस एक्ट में, देखते हैं। द डीएम माने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट was empowered to call upon the printer या publisher of any vernacular newspaper, VNP यानी vernacular newspaper, to enter into a bond with the government, undertaking not to cause disaffection against the government or antipathy among persons of different religion, caste, race, etc. through published matters। क्या मतलब इसका कि कोई भी देसी भाषा में छपने वाला अखबार अपने अखबार में ऐसी कोई बात नहीं लिखेगा जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो, जो ब्रिटिश सरकार से घृणा दिखाती हो। इसके अलावा ऐसी कोई बात अपनी अखबार में नहीं छापेगा जिससे धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर समाज में भेदभाव फैले। यह था इस प्रबंध, और यदि ऐसा किया जाएगा तो उसे इस कानून का उल्लंघन माना जाएगा, ठीक। और साथ ही हर प्रिंटर या पब्लिशर को जो अखबार या किताब छापता है उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी पड़ेगी डीएम के पास, और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट की जो राशि होती थी वो काफी ज्यादा होती थी, ठीक है। समझ लीजिए जितनी मशीन उस समय प्रिंटिंग मशीन की कीमत होती थी उससे 2 गुना। अगर 5000 की मशीन है तो 10,000 आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर कोई भी प्रिंटर या पब्लिशर इसके कानून को उल्लंघन करता पाया गया तो उसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है सब्जेक्ट टू फॉरफिटेड, उसे जब्त कर लिया जाएगा, वापस नहीं देंगे, ठीक है। इसके अलावा मशीन भी जब्त कर लेंगे, तुम्हारा वो जगह में ताला मार देंगे जहां पर तुम प्रिंटिंग करते हो, ठीक है। डीएम एक्शन इज फाइनल। डीएम जो भी निर्णय लेगा, डीएम को लगेगा कि आपने नियम का उल्लंघन किया है चाहे ना किया हो, वो फाइनल है, कोई अपील आगे नहीं कर सकते थे, ठीक है। इस एक्ट को कहा गया था गेगिंग एक्ट। गेगिंग माने जकड़ देने वाला, बांध देने वाला कानून, क्योंकि इससे जो भारतीय पत्र पत्रिका छापने वाले पत्रकार लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, उनके बुद्धि को, उनकी कलम को, उनके विचारों को बांध करके रख दिया गया था, ठीक है, जकड़ के रख दिया गया था। एक्शन अगेंस्ट, इस कानून के खिलाफ के अंतर्गत भारत की कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं के खिलाफ एक्शन लिया गया था, उनको रोक दिया गया था। सोम प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण अखबार है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसको प्रकाशित किया था। उसी प्रकार भारत मिहिर नामक अखबार, ठीक है। ढाका प्रकाश, ये ढाका का नाम था, ढाका प्रकाश, और समाचार, ये कुछ ऐसे अखबार थे जिन पर एक्शन लिया गया था। एक और अखबार था अमृत बाजार, हम आगे सब पढ़ेंगे, शिशिर कुमार घोष द्वारा इसको लाया गया था अमृत बाजार पत्र पत्रिका। परीक्षा में ये भी आते हैं कौन सी पत्र पत्रिका के संपादक कौन थे, ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग उसको। तो अमृत बाजार नामक एक अखबार छपती थी जो थी देसी भाषा में, बंगाली भाषा में थी, लेकिन अब बंगाली भाषा देसी भाषा है तो उसको क्या किया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, क्योंकि उसमें सरकार के खिलाफ आलोचना लिखी जा रही थी।
तो इस कानून से बचने के लिए अमृत बाजार को रातों रात, माने कल तक वो बंगाली में छपता था, लेकिन आज जब छप के आया तो वो अंग्रेजी में था, तो वो देसी भाषा की कैटेगरी में नहीं था। तो ऐसे बुद्धिमान लोग भी थे भारत में, ठीक है, जो अंग्रेजों की शोषण और भ्रष्टाचार वाली नीतियों से कैसे अपने आप को बचाते थे अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, ठीक है। तो बंगाली को जो है अंग्रेजी में छापना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। तो अमृत बाजार टर्न इनटू इंग्लिश न्यूज़पेपर, अंग्रेजी अखबार में उसको बदल दिया गया। तो अब अंग्रेजी अखबार में तो ये कानून लगता ही नहीं था, ठीक है। ये कानून इतना बेकार था कि इसका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था। विरोध कई कारणों से हो रहे थे। पहला कारण तो ये कि ये केवल देसी भाषा के अखबारों के लिए था, अंग्रेजी भाषा वाले चाहे कुछ भी लिखें, ठीक है। तो जिस प्रकार देसी भाषा वाले अंग्रेजों के खिलाफ उटपटांग लिखते थे, वैसे ही अंग्रेजी अखबार भारतीयों के खिलाफ उटपटांग लिखते थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा भाई ये इस प्रकार की जो कानून है ये बाइस्ड है, ये अगर कानून होना चाहिए तो सबके लिए लागू होना चाहिए, ठीक है। माने अगर हम धर्म जाति के नाम पर कुछ उटपटांग लिखते हैं तो हमारा अखबार बंद हो जाएगा, लेकिन अखबार अंग्रेजी अखबार है तो वो बंद नहीं होगा। दूसरी इसमें गलती ये थी या कमी ये थी इसमें कि अपील करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। डीएम को ही पूरी पावर दे दिया गया था और उसी का निर्णय फाइनल होता था, ठीक है। तो इस कुछ कमियों के कारण इसका भारी जो है विरोध हुआ भारत में। अल्टीमेटली लॉर्ड लिटन के बाद अगले जो वायसराय आए भारत में, लॉर्ड रिपन, इसको दयालु रिपन कहते हैं क्योंकि इसके समय में बड़े सुंदर सुंदर काम हुए, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 1882 में इस कानून को खत्म कर दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर कई कानून आए, वो हम आगे देखेंगे। तो ये था अंग्रेजों के समय 1857 के पहले और बाद में क्या परिवर्तन कहां किया गया। अब हम देखते हैं विदेश नीति। 1857 के पहले और 1857 के बाद की विदेश नीति अंग्रेजों की क्या थी, हमें उसको समझना। 1857 के पहले अंग्रेज भारत के जो पड़ोसी देश थे, नेपाल, भूटान और सिक्किम, नेपाल है और भूटान है, तिब्बत है, चाइना है, अफगानिस्तान है, ठीक है, इनके प्रति 1857 के पहले ब्रिटिश सरकार की नीति बहुत एग्रेसिव नहीं थी। उनके साथ दोस्ताना संबंध रखते थे, उनके साथ भारत के माध्यम से ही व्यापार किया करते थे। लेकिन 1858 के बाद भारत के जो पड़ोसी देश थे उनके साथ अंग्रेजों ने अपनी विदेश नीति काफी एग्रेसिव रखी, युद्ध लड़े, उनके क्षेत्रों पर अपना कब्जा किया, ठीक है, और वहां पर अपने व्यापार को बढ़ाया, उनको धीरे धीरे अपना गुलाम बनाया, ठीक। तो जो उनकी विदेश नीति थी 1858 के बाद, गाइडेड बाय द ब्रिटिश इंटरेस्ट, इस बात से तय होता था उनकी विदेश नीति, यानी हम चीन के साथ कैसा करेंगे, नेपाल के साथ कैसा करेंगे, अफगानिस्तान के साथ कैसा करेंगे, ये इस बात से तय होता था कि अंग्रेजों की भलाई किसमें है, भारत की भलाई किसमें है या उस देश की भलाई किसमें है, इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। ध्यान इस बात पर दिया जाता कि अंग्रेजों की भलाई किसमें, इसके आधार से वो विदेश नीति बनाते थे, ठीक है। और साथ में उनकी विदेश नीति का एक आधार ये भी था कि भारत की सेना और भारत की संसाधन का उपयोग करके भारत के अड़ोस पड़ोस के देशों में वो अपना इंपीरियलिज्म, अपने साम्राज्य को कैसे बढ़ाएं, ठीक है। अब जब ये नीति वो अपनाते थे तो ब्रॉट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड नेबर्स। तो जब भारत में रहने वाले अंग्रेज भारत के पड़ोसी देशों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो उस देश और भारत के बीच में लड़ाई होना तय है। और जब लड़ाई होती थी तो भारतीय सेनाओं को लड़ने के लिए भेजा जाता था, उसका पूरा खर्चा जो है भारत की जनता अपने टैक्स के माध्यम से उठाती थी। मरते थे तो भारतीय सैनिक मरते थे, अंग्रेजों का कुछ नहीं जाता था। इस प्रकार की नीतियां इन्होंने अपनाई थी। कुछ एक उदाहरण देख लेते हैं। भूटान वाज फोर्स्ड टू सरेंडर फ्यू पासेस। इसके पहले असम का कुछ इलाका भी भूटान में था, तो एक तो अंग्रेजों ने मजबूर किया भूटान को कि असम का इलाका भी अंग्रेजों को दे दें, तो भूटान ने दे दिया, बेचारा क्या करे। फिर 1865 में भूटान पर दबाव डाला गया कि कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो भारत और भूटान की सीमा में आज भी हैं, वो दर्रे बड़े महत्वपूर्ण हैं, खास करके चीन इत्यादि के साथ व्यापार करने के लिए। तो उन दर्रों को अंग्रेजों ने भूटान से ले लिया और उन दर्रों पे कब्जा होने का मतलब है कि अब बिना किसी कर के, बिना किसी विघ्न बाधा के भारत से चीन के साथ व्यापार किया जा सकता था। इसी प्रकार थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर, इसके पहले फर्स्ट सेकंड में आपको पढ़ा चुका हूं। एंग्लो बर्मी वॉर 1885 में हुआ। लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के वायसराय थे। इसमें एनेक्सेशन ऑफ अपर बर्मा, लोअर बर्मा को तो सेकंड में कब्जा कर लिया गया था। अब अपर बर्मा यानी कुल मिलाकर के 1885 में पूरा बर्मा भारत में मिला लिया गया था, ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया था। इसी प्रकार नेपाल के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, तिब्बत के साथ, सिंध के साथ, ऐसे कई देश जो उस समय भारत का भाग नहीं थे, उनके साथ इन्होंने एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी लगाई और उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जिससे भारत के सैनिक, भारत के संसाधन का नुकसान हुआ।
एक तो मैं डिटेल से आपको बता देता हूं, तिब्बत, नेपाल के साथ तो मैं पहले भी सागौली की संधि, बर्मा के साथ यांडाबू की संधि, ये सब पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। अब तिब्बत के साथ अंग्रेजों ने कैसा व्यवहार किया वो देखते हैं। तिब्बत वाज रूल्ड बाय लामास अंडर चाइनीज सॉवरेनिटी। लामा माने वहां के जो बुद्धिस्ट बौद्ध भिक्षु थे वो वहां पर शासन करते थे, कोई सरकार नहीं थी वहां, ये बौद्ध भिक्षु ही वहां पर शासन करते थे, जिनको लामा कहा जाता है। तो तिब्बत में लामाओं का शासन था, लेकिन अल्टीमेटली जो तिब्बत था वो चाइनीज सॉवरेनिटी के अंदर था, यानी तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, उसमें चाइनीज सॉवरेनिटी थी, चीन के संप्रभुता में रह करके काम करता था। तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन था तिब्बत के अंडर, चाइना के अंदर, ठीक है। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश किया कि तिब्बत के साथ हमारे दोस्ताना संबंध हो और भारत के माध्यम से हम तिब्बत में भी जाकर के अपना व्यापार करें, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाए। तो डेडलॉक बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड तिब्बत के रिलेशन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहे और अंग्रेज अल्टीमेटली तिब्बत के साथ अपना फ्रेंडली रिलेशन बनाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसी दौरान तिब्बत में रूस का प्रभाव बढ़ने लगा और रूस ने तिब्बत में सड़कें बनानी शुरू कर दी, कुछ वहां पर निवेश करना शुरू कर दिया, वहां के लोगों को हथियार, खाने पीने, बहुत प्रकार की सुख सुविधा इत्यादि रूस ने देना शुरू किया। यानी कुल मिला के तिब्बत पर रूस का प्रभाव बढ़ने लगा और रूस और ब्रिटेन एक प्रकार से शत्रु थे। ब्रिटेन पूंजीवादी, रूस साम्यवादी विचारधारा का था, ठीक है। हालांकि अभी तक तो साम्यवाद का उदय वहां नहीं हुआ था, ठीक है, वहां का शासक जार हुआ करता था, तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हुआ करते थे हमेशा। तो रूस के बढ़ते प्रभाव को देख करके अंग्रेज को दिक्कत हुई, तो एक गवर्नर जनरल, एक वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन भारत में 1899 से 1905 तक रहे हैं वायसराय। तो ये जो लॉर्ड कर्जन थे, जब इन्होंने रूस का बढ़ता हुआ प्रभाव देखा तो इनको गुस्सा आया और इन्होंने एक सेना की टुकड़ी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सैनिक गुरखा लोग थे, क्योंकि तिब्बत पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाका में युद्ध लड़ने का अभ्यास बाकी सैनिकों को नहीं था कि हम राजपूत को भेजते हैं, सिख को भेजते हैं। गुरखा नेपाली थे, ठीक है। और इसके पहले नेपाल के साथ भी अंग्रेजों ने कई प्रकार की कुटिल चाल चल करके एक शर्त रखी थी कि आपके जो गुरखा लोग हैं वो हमारे यहाँ सैनिक का काम करेंगे, ठीक है। तो यही गुरखा रेजिमेंट, और 1857 के विद्रोह में हमने देखा था कि गुरखा रेजिमेंट ने कैसा कमाल किया था, अंग्रेजों के साथ वफादारी की थी, ठीक है। तो इसी गुरखा रेजिमेंट को लड़ने के लिए भेज दिया और इस गुरखा रेजिमेंट के साथ में और भी सेना भेजी और उस सेना का प्रधान सेनापति था कर्नल यंग हस्बैंड, उस सेनापति का नाम था, ठीक है। तो कर्नल यंग हस्बैंड अपनी सेना लेकर के तिब्बत में हमला करने जाते हैं, इसको कहा गया है यंग हस्बैंड मिशन, ठीक है। वास्तव में वो हमला करने जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो पहले हमला नहीं करते, ठीक है। सेना लेके जाते हैं, तिब्बत को डराते धमकाते हैं कि आप हमारे साथ कोई समझौता करो ताकि हम आपके यहां व्यापार कर सकें, ठीक। लेकिन रूस का दबाव रहता है तिब्बत पर, इसलिए तिब्बत मना कर देता है। और जब तिब्बत मना कर देता है, ठीक है, ये 1904 की बात है, तो तिब्बत मना कर देता है कि भाई हम ये सारा समझौता नहीं करेंगे, हम तो रूस के साथ खुश हैं। और तिब्बत इसके विरोध में कि तुम सेना लेके आए हो, लॉन्च नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, अहिंसात्मक आंदोलन तिब्बत के लोग शुरू करते हैं। अब अंग्रेज लोग अहिंसा मानने वाले तो है नहीं, सेना को आदेश देते हैं मारो सारे बौद्ध भिक्षुओं को, ठीक है। तो तेजी से वहां पर विद्रोह भड़कता है और निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला जाता है यंग हस्बैंड के द्वारा। सप्रेस्ड माने बुरी तरह जो अहिंसक आंदोलन तिब्बत के बौद्ध भिक्षु कर रहे थे उनको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। और जब अल्टीमेटली तिब्बत वाले हार जाते हैं तो फिर तिब्बत के जो कुछ नेता जोता होगा उनके साथ मिलकर के एग्रीमेंट किया जाता है। अंग्रेज और तिब्बत के नेताओं के साथ एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में क्या था? पहला पॉइंट, तिब्बत टू पे आरएस 75 लाख एज बार इंडेमनिटी। हमने तुम्हारे कारण युद्ध किया है और हमको इससे नुकसान हुआ 75 लाख रुपया। अब यहां से जो 75 लाख रुपए का उसकी फूटी कौड़ी भारत के लोगों को नहीं मिलना, लेकिन युद्ध में खर्चा जो होगा वो भारत के लोगों से जो शोषण किया है, कर लिया है, उससे ये लोग युद्ध लड़ते थे। और 75 लाख रुपए यहाँ तिब्बत से मिलेगा, उसकी फूटी कौड़ी भारतीय जनता के हित में ये लोग खर्च करने वाले नहीं है, इतने हरामखोरी ये लोग करते थे। तो तिब्बत 75 लाख रुपया देगा, ठीक है, क्योंकि तिब्बत के कारण युद्ध हुआ है, अंग्रेज लोग ऐसा मानते थे। चलो ठीक है। सरेंडर चुम्बी वैली फॉर 75 ईयर्स, 75 साल के लिए चुम्बी की घाटी। चुम्बी घाटी कहां है? आज भी सिक्किम और भूटान के बीच में, सिक्किम और तिब्बत के बीच में एक वैली है, एक प्रकार का दर्रा टाइप का इलाका है, बहुत
इंपॉर्टेंट वैली है वो, फ्रूट कल्टीवेशन वगैरह काफी होता है, तो चुंबी वैली आप हमें 70 साल के लिए दिलोगे। ठीक है, ये शर्त थी। तीसरी शर्त थी रिस्पेक्ट फ्रंटियर्स ऑफ सिक्किम। चूंकि सिक्किम को नेपाल से हड़प लिया था, किसने? अंग्रेजों ने। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कहानी। तो अब सिक्किम नेपाल का, भारत का हिस्सा हो चुका था, ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हो चुका था, और उसकी सीमा तिब्बत से लगती थी। ठीक, तो तिब्बत को यह कहा गया था कि हमारी जो सीमा है सिक्किम के साथ, उस सीमा की तुम सम्मान करोगे, उस सीमा से आगे बढ़ने की कोशिश कभी नहीं करोगे। चौथी बात, ट्रेड सेंटर्स वुड बी ओपन। तिब्बत में कई जगहों पर अंग्रेज अपने व्यापारिक केंद्र खोलेंगे और वहां पर तिब्बत में अपना व्यापार चलाएंगे। नो मॉडर्नाइजेशन बाय अदर देन ब्रिटिश। अगर तिब्बत में कभी आधुनिकीकरण करना होगा, रेल बिछाना होगा, पोस्ट ऑफिस बिछाना होगा, सड़क बनानी होगी, हवाई अड्डा, जो भी करना होगा, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं होगा, केवल और केवल हमें ही ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल ओवर फॉरेन पॉलिसी, एफपी लिखा है मैंने, फॉरेन पॉलिसी, आपकी विदेश नीति पर अंग्रेजों का कब्जा होगा। आप किससे दोस्ती रखोगे, किससे दुश्मनी रखोगे, हम तय करेंगे। ठीक है, तो ये तिब्बत की कहानी इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो संपन्न होती है। इसको आप शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश की, आप समझ लीजिए। ठीक है, अब आते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान अंग्रेजों के लिए दो कारणों से जरूरी था। पहला कारण साइंटिफिक फ्रंटियर। साइंटिफिक फ्रंटियर का मतलब क्या है? एक ऐसी सीमा अंग्रेजों को मिल जाएगी जो प्राकृतिक है। ठीक है ना, अगर हम कहीं मैप में लाइन खींच करके सीमा बनाते हैं और वहां पर कोई नदी, कोई पर्वत, कोई पठार, कोई ऐसी प्राकृतिक बाधा नहीं है जो वास्तव में सीमा का काम करे, तो वो सीमा ठीक नहीं होती है। तो हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत है। ठीक है, तो वो पर्वत अफगानिस्तान के सेंट्रल एशिया से दूसरे यदि कोई हमला करने वाले, खास करके रूस वगैरह वहीं से हमला करने आते थे, तो उनको बीच में हिंदू कुश पर्वत मिलेगा, और हिंदू कुश पर्वत को लांघ करके आना बड़ी दिक्कत होगी, और आएंगे भी पर्वत को पार करके, तो हम पर्वत में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनको आने ना देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के अगर पूरा अफगानिस्तान अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता, तो उत्तर की तरफ से और उत्तर पश्चिम की तरफ से अंग्रेजों को सीमा सुरक्षा की चिंता हट जाती, क्योंकि वहां प्राकृतिक रूप से हिंदू कुश पर्वत सीमा बनाती है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो फ्रंटियर, साइंटिफिक फ्रंटियर, साइंटिफिक माने समझ गए, इस प्रकार का एक वैज्ञानिक सीमा बन जाएगी हमारी। ठीक है, इसके अलावा हिंदू कुश पर्वत में कई महत्वपूर्ण दर्रे हैं। कई बार उन दर्रों से होकर भारत घुस करके आक्रमण किया जा सकता था, लेकिन जब अफगानिस्तान ही पूरा अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगा, तो वो पूरा हिंदू कुश पर्वत लिया जाएगा और उसके जो दर्रे हैं उस पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा, और अब कोई उन दर्रों से होकर के हिंदू कुश को पार करके भारत में नहीं घुस सकता था। तो उनकी सीमा सुरक्षित हो जाती, इसलिए चाहते थे अंग्रेज कि अफगानिस्तान भारत में मिल जाए। ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान में भी रूस का प्रभाव बढ़ रहा था, और रूस के बढ़ते प्रभाव को अंग्रेज अपना एक खतरा के रूप में देख रहे थे, इसलिए वो चाहते थे कि जल्द से जल्द हम अफगानिस्तान के साथ दोस्ती कर लें, रूस के बढ़ते प्रभाव को रोक दिया जाए। इसलिए जो गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे, उन्होंने एक पॉलिसी लाई जिसको हम आगे बोलते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी, आगे बढ़ने की नीति, 1836 में। और इस नीति में क्या था? इस नीति में यह था कि हम अफगानिस्तान के साथ मित्रता पूर्ण संबंध बनाना चाहते हैं। उस समय अफगानिस्तान का जो अमीर था, वहां के राजा को अमीर कहते थे, उसका नाम था दोस्त मोहम्मद खान। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने दोस्त मोहम्मद खान को कहा कि देखो भाई, हम तुम्हारे साथ मित्रता चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। दोस्त मोहम्मद खान ने कहा भाई, हम भी तुम्हारे साथ मित्रता चाहते हैं, लेकिन तुमसे मित्रता करने के बदले में तुम हमारी मदद करोगे पेशावर को हमला करके जीतने में। पेशावर उस समय सिख राजा महाराजा रंजीत सिंह के कब्जे में था। ठीक है, तो आप सिख प्रांत को जीतने में हमारी मदद करोगे, पेशावर को जीतने में हमारी मदद करोगे। ठीक है, और ब्रिटिश लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने लगा भाई सिख लोगों से काहे में पंगा लिया, तो उन्होंने मना कर दिया भाई हम किसी शर्त पर कोई मित्रता नहीं करेंगे, बस हम मित्रता चाहते हैं, ना तुम शर्त रखो ना हम शर्त रखें। ठीक है, तो मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो दोस्त मोहम्मद खान ने रूस के साथ अपनी दोस्ती कर ली, और अफगानिस्तान रसिया के साथ में फ्रेंडशिप हो गया। बाद में उसमें ईरान भी आके शामिल हो गया। तो एक ट्राइलेटरल ट्रीटी हो गई, किसके किसके बीच में? पर्सिया माने ईरान, अफगानिस्तान और रूस, इन तीनों के बीच में दोस्ती हो गई। अब जब इन तीनों के बीच में दोस्ती हो गई, तो अंग्रेजों को डर लगा कि अकेले अफगानिस्तान से जीतना भले संभव था, लेकिन अब उसके साथ रूस भी आ गया और ईरान भी आ गया। उसको देखते हुए अंग्रेजों ने भी एक ट्राइलेटरल अलायंस बनाया, त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया,
जिसमें एक अंग्रेज खुद थे, दूसरे सिख थे और तीसरे शाह सूजा। शाह सूजा कौन थे? शाह सूजा एक अफगानी पठान थे जिसको अफगानिस्तान से 1809 में भगा दिया गया था, ठीक है, कुछ आरोप लगाकर। फिर अंग्रेजों के खिलाफ भी शाह सूजा ने कुछ गलत किया तो अंग्रेजों ने उसको कैद कर दिया था लुधियाना में। लेकिन शाह सूजा की जरूरत पड़ी अंग्रेजों को जब, तो उन्होंने उसको जेल से रिहा कर दिया और बोला देखो भाई, तुम्हारी अफगानिस्तान में काफी कुछ पहुंच है, तुम हमारी मदद करो। दोस्त मोहम्मद खान को हम लोग वहां से हटाते हैं और तुमको राजा बना देंगे वहां का। तो दोस्त मोहम्मद खान के भी कुछ चेहरे चपाटी थे, तो उससे उनको मदद मिला। तो शाह सूजा और सिखों ने क्यों मदद की अंग्रेजों की? अंग्रेज जाके बताए कि देखो वो अफगानिस्तान का राजा बोल रहा था कि सिखों से पेशावर जीतने में हमारी मदद करो, हमने मना कर दिया, हम तुम्हारे कितने भरोसेमंद हैं। तो सिखों को भी लगा कि हाँ भाई अंग्रेज तो हमारे भरोसेमंद हैं। तो सिखों ने, अंग्रेजों ने और शाह सूजा ने मिलकर के एक अलायंस बनाया, ट्राइलेटरल अलायंस, ठीक है। इसी को कहा जाता है ब्रिटिश फॉरवर्ड पॉलिसी। ये ब्रिटिश अंग्रेज सब कर रहे थे अफगानिस्तान को पाने के लिए। बिटर रिलेशनशिप बिटवीन अफगानिस्तान रसिया एंड अफगानिस्तान पर्सिया, कई कारणों से, वो कारणों पे हमें ध्यान नहीं देना है। आगे चल करके जो मित्रता हुई थी अफगानिस्तान, ईरान और रूस के बीच में, तो इसमें खटास आने लगी और अफगानिस्तान और रूस भी एक दूसरे के शत्रु हो गए और अफगानिस्तान और फारस भी एक दूसरे के शत्रु हो गए। अंग्रेजों को लगा यही मौका ठीक है, अब अफगानिस्तान की मदद करने ना तो ईरान आएगा और ना रसिया आएगा। तो इस पूरे संबंध को देखते हुए अंग्रेजों ने हमला कर दिया अफगानिस्तान पर और इसको कहा गया फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, प्रथम आंग्ल अफगान वार, जो कि 1838 से 1842 तक चला, ठीक है। जब अंग्रेजों ने हमला किया तो वहां की जो अफगानिस्तान की जनजातियां थी, पश्तून, पठान, इन जनजातियों ने अंग्रेजों का सामना करने को सोचा। लेकिन इसके पहले कि अंग्रेज सामना करते, सारे जनजाति लोगों को पैसा वगैरह देकर के, ब्राइब देकर के धमका डरा दिया गया था कि तुम लोग को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना। इसलिए ट्राइब्स लोग तो दूर रहे इस विद्रोह में, इस युद्ध में। इसके अलावा जब जो दोस्त मोहम्मद खान थे, डीएम के दोस्त मोहम्मद खान, उनकी सेना भी पस्त हो गई, तो दोस्त मोहम्मद खान ने अल्टीमेटली सरेंडर कर दिया अंग्रेजों के सामने। दोस्त मोहम्मद खान ने सरेंडर कर दिया, दोस्त मोहम्मद खान को अफगानिस्तान की गद्दी से हटा दिया गया। अफगानिस्तान पर एक प्रकार से कब्जा हो गया अंग्रेजों का, लेकिन वो डायरेक्ट शासन नहीं करते थे, इसलिए शाह सूजा को वहां की गद्दी पे बिठा दिया गया। आमिर, उसको आमिर बोलते थे, ठीक है। लेकिन शाह सूजा को वहां की जो जनजातियां थी, पश्तून, पठान, उन्होंने पसंद नहीं किया, ठीक है। और जब उन्होंने पसंद नहीं किया तो जनजाति लोगों ने शाह सूजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब शाह सूजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया तो अंग्रेजों को फिर एक बार संकट दिखाई दिया, तो अंग्रेज लोग फिर आगे आए और जो उन जनजातियों के नेता थे उनके साथ उन्होंने एक संधि की। संधि ये थी कि अफगानिस्तान का काबुल इलाका अंग्रेजों को दे दिया जाए और इसके बदले में अंग्रेज लोग दोस्त मोहम्मद खान को कैद कर लिए थे, बोले हम उसको छोड़ देंगे, आप फिर से दोस्त मोहम्मद खान को अपना राजा बना लीजिए। ये शर्तें इनके बीच में पूरी हो गई, ठीक है। इसी के साथ अंग्रेजों की जो सेना थी, जो भारत से गई हुई सेना थी, अफगानिस्तान में थी, अंग्रेजों ने ये कहा हम वो अपनी सारी सेना भी अफगानिस्तान से हटा लेंगे, तो ये संधि हुई। डीएम के जो है डाइड इन 1863, 1863 तक काम सब ठीक ठाक चल रहा था। 1863 में डीएम के बने, दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु हो गई और शेर अली नामक व्यक्ति वहां का अगला राजा बना, अगला आमिर बना, ठीक है। शेर अली के साथ 1876 में, उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिटन, ठीक है। उसी समय 1876 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था, आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन ने संधि की शेर अली के साथ, ठीक है। वो संधि ये थी कि आप अंग्रेजों के अलावा रूस के साथ, ईरान के साथ या किसी दूसरी बाह्य शक्ति के साथ कोई संबंध नहीं रखोगे, उसके बदले में काबुल हम आपको दे देंगे, काबुल हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको यह वादा करना पड़ेगा कि आप रूसी या किसी दूसरी विदेशी शक्ति के साथ आपका कोई संबंध नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, आपको काबुल में एक अंग्रेज अधिकारी को दूत बना करके रखना होगा जो हमें एक खबर देगा कि आप ठीक ठाक काम कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। शेर अली ने इस बात से इनकार कर दिया और शेर अली ने रूस के साथ दोस्ती करी। अब फिर एक बार रूस के साथ दोस्ती हो गई, ठीक है। तो रूस का एक दूत अब अफगानिस्तान में, काबुल में आकर के रहने लगा, ठीक है। इस बात से अंग्रेजों को फिर दिक्कत हुई कि ये लोग फिर रूस के नजदीक चले गए। इसके कारण सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ। दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो हुआ 1878
1870 से 1880 तक। इसमें हालांकि अफगानिस्तान की हार हो जाती है और फिर ट्रीटी ऑफ गंडामक एक संधि होती है अफगानिस्तान और ब्रिटेन सरकार के बीच में, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ गंडामक। इस ट्रीटी में क्या होता है कि अफगानिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ब्रिटेन के अंदर आ जाएगी, यानी विदेश नीति अफगानिस्तान अपनी नहीं बनाएगा, ब्रिटेन बताएगा कि अफगानिस्तान किससे दोस्ती रखे किससे दुश्मनी रखे। इसके अलावा एक परमानेंट रेजिडेंट काबुल में रखना होगा, एक परमानेंट अंग्रेज अधिकारी जिसको रेजिडेंट कहते हैं वो काबुल में परमानेंट रहेगा, तुम्हारे पर नजर रखेगा। ठीक है, अब शेर अली के बाद उसका बेटा याकूब खान आगे आमिर बनता है अफगानिस्तान का, फिर उसके बाद अब्दुल रहमान बनते हैं, फिर उसके बाद हबीबुल्लाह बनते हैं, फिर उसके बाद अमामुल्लाह बनते हैं। ठीक है, अब अमामुल्लाह के समय में अंग्रेजों की दखल अफगानिस्तान की विदेश नीति आंतरिक नीति में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए अमामुल्लाह ने खुले तौर पर विद्रोह कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, ये बात है 1917 के आसपास की। 1917 से 1921 तक लगभग युद्ध चलता रहा, जिसमें अंग्रेज लोग भी काफी परेशान हो गए और अल्टीमेटली 1921 में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया, बोले ठीक है आज के बाद आपकी विदेश नीति इत्यादि सब कुछ आप बनाएंगे, और 1921 से फिर जो है आजादी अफगानिस्तान को मिली। तो ये अफगानिस्तान का व्यवहार, अफगानिस्तान के साथ विदेश नीति अंग्रेजों की कैसी थी। ठीक है, अब ये थे 10 चेंजेस जो 1857 के पहले और बाद में क्या किए गए। 11वां एक और पॉइंट है व्हाइट रेसिज्म, श्वेत नस्लवाद। अंग्रेज जब से भारत में आए थे अपनी नस्ल को, जो उनकी सफेद नस्ल थी, उसको हमेशा से महान मानते थे, लेकिन 1858 के बाद उन्होंने इस बात को और ज्यादा बल दिया और भारत के दिलो दिमाग में ये बिठाने की कोशिश की कि तुम लोग शासन करने में, प्रशासन करने में, निर्णय लेने में असक्षम हो, हमारी ही जो नस्ल है वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, इससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट कोटेशन है, हम उसको देख लेते हैं। We could only govern while maintaining the fact that we were the dominant race. Though Indians in services should be encouraged, there is a point at which we must reserve the control to ourselves if we are to remain at all. ये लॉर्ड एल्गिन एक वायसराय हो गए, आगे हम लोग पढ़ेंगे उनके बारे में भी। उनका एक स्टेटमेंट है कि इस बात को हमें मानना पड़ेगा और हमेशा भारत में इस बात को बना करके रखना पड़ेगा कि जो गोरी नस्ल है, अंग्रेजी नस्ल है, वो सर्वश्रेष्ठ है और उसको शासन प्रशासन हर जगह उसी को सर्वोच्च अधिकारी रह करके व्यवस्थाओं को कंट्रोल करने का अधिकार है। यदि हम चाहते हैं कि भारत में हमारा शासन हमेशा रहे, तो हम भारतीय लोगों को शासन में, सेना में, प्रशासन में आने दें, किंतु जो महत्वपूर्ण पद है वो हमेशा अंग्रेजों के हाथों में ही होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट बताता है कि किस लेवल का उनके अंदर व्हाइट रेसिज्म, श्वेत नस्लवाद और सुपीरियरिटी ऑफ देयर ओन रेस की भावना भरी हुई थी। इसी प्रकार एक दूसरा स्टेटमेंट है हैमिल्टन, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे, लंदन में बैठते थे, उनका स्टेटमेंट है व्हाइट रेस इज ऑलवेज सुपीरियर। श्वेत नस्ल, गोरी नस्ल, अंग्रेजी नस्ल हमेशा सर्वश्रेष्ठ होती है, इसलिए भारत पर शासन करने का अधिकार केवल अंग्रेजों को है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरी टॉपिक हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसको भारत के लोगों ने ही शुरू किया, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ठीक है, जिसमें केशव चंद्र सेन और दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ऐसे तमाम विभूतियों को हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।